Minister is going to make a statement. 4 o'clock. Before that, try to finish. 10 minutes. धन्यवाद सभापति महोदय। हम औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं। 1947 में विधेयक बना था। वो तब से लेकर आज तक औद्योगिक क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं। उदारीकरण के बाद से देश में काफी बातें उभर कर आई हैं। इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं जो कामगारों की सुरक्षा को कम करके नियोक्ता को हर अधिकार सुरक्षित करना चाहती है, किंतु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ है और कानून के अंतर्गत कामगारों को सुरक्षा अनवरत जारी है। आज कामगारों की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 75,000 प्रकरण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत चल रहे हैं। जिस कामगार को सेवा से निलंबन कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, उसके परिवार की क्या स्थिति होती है वो केवल कामगार उसका परिवार ही समझ सकता है। अभी हमने कामगारों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से ये विधेयक लाए हैं। इसके पूर्व ये विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया। स्थायी समिति ने काफी इसकी अच्छाइयों बुराइयों के बारे में विचार किया, गुण दोषों के बारे में विचार किया। स्थायी समितियां होती इसलिए हैं कि उन पर समिति के सदस्य काफी होमवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और काफी परिश्रम के बाद अपनी सिफारिशें इसके संबंध में देते हैं। लेबर स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस विधेयक के संबंध में काफी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं, लेकिन उन सिफारिशों को इस विधेयक में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। कानून के अंतर्गत स्थायी समितियों को कि सुझावों की प्रवृत्ति केवल अनुरोध करने की होती है, किंतु इसके अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया गया और स्थायी समिति की रिपोर्ट को औपचारिकता मान लिया गया। अब सरकार स्थायी समितियों के द्वारा दिए गए ठोस सुझावों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेबर स्टैंडिंग कमेटी ने जिस तरह की सिफारिशें दी हैं, मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं, उनको अगर शामिल कर लिया जाता तो ये विधेयक और भी अच्छा हो सकता था, बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो सकता था। जहां तक समुचित सरकार की परिभाषा का संबंध है, या विभिन्न राज्य नियंत्रित निगमों को इसके कार्यक्षेत्र में लाने के लिए समय समय पर संशोधन किए गए। अब एक सम्यक संशोधन लाया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के नियंत्रण वाले ऐसे प्रत्येक निगम समुचित सरकार का हिस्सा स्वतः ही बन जाएंगे। ये अच्छी बात है। परिभाषा में छोटे से हिस्से को पहले ही जोड़ा जाना चाहिए था, जिसे अब जोड़ा जा रहा है। ठेकेदार के जो कर्मचारी होते हैं उनको सुरक्षा देने के संबंध में आम सहमति बनी थी। इस संबंध में स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा एक सुझाव भी दिया गया था कि जहां तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सवाल है, इसे भी समुचित सरकार के कार्यक्षेत्र में ले आइए। ये एक बहुत अच्छा सुझाव था और इसे वर्तमान विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही कैजुअल लेबर होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सारे गवर्नमेंट के संस्थानों में भी और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो काम होते हैं, चाहे वो विमानपत्तन के हों, चाहे पेट्रोलियम के हों, चाहे BHEL में हों, हम जहां जाते हैं देखते हैं सारे के सारे काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के द्वारा कराए जा रहे हैं। और इस तरह से उनके बारे में भी बिल में विचार करना चाहिए था, उस पर वंचित किया गया है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में भी और इस विधेयक में गंभीरता से विचार कीजिए। अब अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें तो हम ऐसे कामगार को जिसको 1600 रुपये मिलता था, अब 1947 में वो 1600 रुपये मिलता था, उसको हमने कामगार माना। लेकिन आज अगर हम उसको इस विधेयक के अंतर्गत 10,000 की सीमा तक अगर बढ़ा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 रुपये आज तो सामान्य से व्यक्ति फुल क्लास एम्प्लॉयज को भी मिलते हैं और 10,000 रुपये की राशि को स्टैंडिंग कमेटी ने इसको 1600 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का सुझाव दिया था। लेकिन आप कितना कर रहे हैं? आप सिर्फ 10,000 कर रहे हैं। 10,000 सामान्य से व्यक्ति को भी 10,000 रुपये मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सीमा को बढ़ाकर जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है उसको 25,000 रुपये तक की सीमा तक ले जाइएगा। और आप कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा मिलेगा तो सुपरवाइजर की पोस्ट हो जाएगी, 10,000 के नीचे है तो उसको वर्कमैन माना जाएगा। और ट्रेड यूनियनों ने भी, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी सुझाव दिया है कि इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देना चाहिए। जहां तक ESI कॉर्पोरेशन का सवाल है तो उसके कवरेज में भी 15,000 रुपये किया गया है। प्राइवेट फंड में भी 15,000 रुपये करने का प्रयास चल रहा है। और इसलिए 10,000 की जो सीमा है ये आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और ये ठीक नहीं है। इस पर विचार करके इसको और 25,000 रुपये तक बढ़ाइए। और जहां तक कोई कर्मचारी अगर सुपरवाइजर का कार्य कर रहा है और उसकी आय 25,000 रुपये से अधिक है तो उसे आप सुरक्षा के दायरे से हटा सकते हैं। इस सुझाव को आपने स्वीकार नहीं किया गया है और इस सीमा को आपने सिर्फ 10,000 रुपये रखा है। बहुत अच्छा सुझाव स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दिया गया था। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं इस सुझाव पर ध्यान रखें और इसको इस बारे में गंभीरता से विचार करें। आपने एक बहुत अच्छा संशोधन लाए हैं और उसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहले कानून में एक बहुत बड़ी कमी थी
कि कोई कर्मचारी अपनी सेवा की निलंबन की समाप्त होने की स्थिति में या अन्य स्थिति में वो पहले सीधा न्यायालय नहीं जा सकता था। लेकिन आप जो इसमें विधेयक में जो संशोधन कर रहे हैं, और उसको क्या होता था कि इस बारे में समझौते का संपर्क का सहारा लेना पड़ता था। जिस व्यक्ति की नौकरी चली जाती है उसको बहुत कठिनाई होती है, और इस संबंध में जो आपने जो प्रावधान किया है तो सुलह के लिए आवेदन की 45 दिन की समाप्ति के पश्चात वह सीधे श्रम न्यायालय को जा सकेगा। एक स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि जो 45 दिन की अवधि रखी है इसको घटाकर 30 दिन करना चाहिए कि 30 दिन की अवधि के पश्चात वो सीधा श्रम न्यायालय में जा सकता है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, इस वर्तमान संशोधन के पूर्व इस विधेयक में 1982 में जो संशोधन किए गए वो जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया था, लेकिन पिछले 20 वर्षों के दौरान इस प्रावधान को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया, किंतु अब लग रहा है इसे कार्यान्वित किया जाएगा। इस तंत्र के द्वारा ऐसे संस्थानों में जहां कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक है वहां उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा। किसी संस्थान में कर्मचारी को शिकायत होने पर उसकी समस्या के इस तंत्र द्वारा समाधान किया जाएगा। चाहे संस्थान में कर्मचारी की संख्या 10 भी हो तो भी उनकी समस्या सुलझाना आसान है। इसलिए जो 20 की संख्या रखी है इस 20 की संख्या को कम करके और 10 किए जाना चाहिए। क्योंकि बड़े उद्योगों में कार्य श्रमिका होती है, इसलिए वहां पर शिकायत निवारण समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। शिकायत निवारण प्रतिशोधन तंत्र के 9 गांव है और इसमें 9 गांव में आपने जो दिया है कि समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कार्रवाई की जो बात की गई है, और जो 30 दिन का जो समय होता है इसमें 9 गांव का भाग 6 शिकायत प्रतिशोधन समिति अपनी कार्रवाइयों को व्यतीत पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर 30 दिन के भीतर काम करेगी। और मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि समिति के जो सदस्य होते हैं उनको पूरी जानकारी होती है और इसलिए 30 दिन का समय कम करके इसको 15 दिन में करना चाहिए, क्योंकि मजदूर कामगार के जो है ना उसके परिवार के बारे में हमको विचार करना चाहिए। और ऐसे ही 9 गांव का जो 7वां भाग है इसमें नियोजक अपील की प्राप्ति के 1 माह के भीतर निपटारा करेगा। जब कर्मकार की मजदूरी छिन जाएगी और कर्मकार खाने को मोहताज हो जाएगा, ईमेल का युग है और नियोजक जो है ना, नियोजक ईमेल का, फैक्स का, इन सब का सहारा लेके उसको 1 महीने के स्थान पर 15 दिन के भीतर नियोजक को भी उसका निपटारा करना चाहिए। एक जो बात कही गई कि ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश देने के संबंध में जो प्रावधान है वो उस प्रावधान में एक भारी कमी है। अब ट्रिब्यूनल को निर्णय देने की शक्ति तो प्रदान की जाएगी और निर्णय भी वो डिग्री के रूप में दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि किसी निर्णय या डिग्री देने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है जो प्रभावी हो, जिसके पास शक्तियां हो, जो वैध हो, क्योंकि श्रम न्यायालय में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं होते हैं और इस कारण से इस कानून को हम एक तरह से इस कानून में हम उनकी अर्हता को कम कर रहे हैं। अब डिग्री तो देगी राष्ट्रीय श्रम न्यायालय अभिकरण है, राष्ट्रीय अभिकरण, किंतु उसका निष्पादन किया जाएगा सिविल न्यायालय के द्वारा। अब एक तंत्र के बिना निर्णय देंगे, इसलिए किसी भी ऐसे तंत्र के लिए जिसके पास शक्तियां ही न हो वो व्यर्थ है। इसलिए इस प्रकार के अधूरे प्रावधान जो है ना वो कर्मचारियों के लिए बेकार है। माने सभापति महोदय जी, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आप चाहे तो मैं बाद में उसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ माननीय मंत्री महोदय जी। ओके, सेक्रेटरी जनरल। Sir, I have to report that Rajya Sabha. I will share it with the honorable members. Thank you. Virender Singh. धन्यवाद सभापति महोदय। शिकायत प्रतितोषण तंत्र इसके भाग 9 में श्रम न्यायालय या अभिकरण या राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा दिए गए प्रत्येक पंचायत जारी आदेश या उसके समक्ष किए गए समझौते का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिग्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह के अधिकार राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम के तहत जो उपभोक्ता न्यायालयों को शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसी प्रकार श्रम न्यायालयों को भी आदेश के निष्पादन के लिए शक्ति प्रदान की जाना चाहिए ताकि लेबर कोड से ही उसका पालन हो सके और डिग्री के निष्पादन के लिए कर्मकार को अनावश्यक रूप से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अब इसमें शिकायत प्रतिशोधन तंत्र के भाग 10 में यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण किसी पंचायत आदेश या समझौते को अधिकारता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारित निश्चित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस पंचायत आदेश या समझौते का निष्पादन ऐसे करेगा मानो वह उसके द्वारा पारित की गई है। माननीय सभापति महोदय जी, यानी निर्णय एक कोर्ट करेगा, उसका पालन दूसरा कोर्ट करेगा।
उन कर्मचारी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसका हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अतः मेरा इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, और ताकि उसका जो निर्णय जो है ना, उसके कर्मकार के जीवन पर उसका निर्णय का प्रभाव ना पड़े, और सीमित समय अवधि में उसको उसके भाग्य का फैसला हो सके, उसको न्याय मिल सके। और एक और सिफारिश स्टैंडिंग कमेटी ने की थी, और उस सिफारिश को भी इस बिल में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। ये सिफारिश थी कि ट्रेड यूनियनों को अनिवार्य मान्यता। समिति यह नोट कर गंभीर रूप से चिंतित है कि नियोजकों को जैसे ही कर्मकारों द्वारा अपने संघों को पंजीकृत कराने के प्रयास की सूचना मिलती है, नियोजक कर्मकारों को स्थानांतरित और पीड़ित करना प्रारंभ कर देते हैं। समिति महसूस करती है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1946 के तहत शामिल औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पंजीकृत श्रम संघों को अनिवार्य मान्यता दिए जाने हेतु अधिनियम में विशेष उपबंध किया जाए। यह तो इतनी महत्वपूर्ण सिफारिश थी, और इतनी महत्वपूर्ण सिफारिश को इस उपबंध में कोई स्थान नहीं दिया गया है। कोई भी जब यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता है, 7 कर्मकार मिलकर, और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होता है, उस डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर के यहाँ जाके पंजीयन के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो नियोजक के जो संबंध होते हैं वो इन जिला श्रम अधिकारी के यहाँ संबंध होते हैं, और वो नियोजक को सूचना दे देते हैं। जैसे ही नियोजक को जानकारी मिलती है, वो उन कर्मचारियों को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, उनके ट्रांसफर करना उसको ट्रांसफर वहां से हटाना प्रारंभ कर देता है, और भी उनकी ड्यूटियां ऐसे स्थान पर लगाना प्रारंभ कर देता है जिससे कि वो परेशान होकर, और जिस तरह का वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उस काम को और वो करने से पीछे हट जाए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फैक्ट्री में, कारखानों में, इंडस्ट्रियों में यूनियन को मान्यता देने के लिए, और अगर ये सुधार माननीय मंत्री जी लाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा, सकारात्मक कदम होगा, और इस संबंध में निश्चित रूप से और माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे, कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे ही असंगठित कामगारों का जो सामाजिक सुरक्षा विधेयक है, और इसको 2008 में पारित किया गया था। इस बारे में भी स्टैंडिंग कमेटी में कहा गया था कि इसमें फंड की क्या व्यवस्था है। इसमें नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड जैसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। 2-3 साल तक और निवेदन करने के बाद भी असंगठित कामगारों के लिए पिछले बजट में मात्र 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछला बजट 11,06,000 करोड़ रुपए का लाया गया था, जिसमें असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा फंड की पहल के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया गया। माननीय सभापति महोदय जी, सिर्फ ये असंगठित क्षेत्र का श्रमिक ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो भवन निर्माण के काम में लगा हो श्रमिक हो, चाहे वो खेती के क्षेत्र में लगा हुआ, चाहे वो बीड़ी के निर्माण में लगा हो, चाहे वो हाथ ठेले में धक्का देने वाला श्रमिक हो, चाहे वो चाय बागान में काम करने वाला श्रमिक हो, ऐसे सारे श्रमिकों के बारे में और समग्र रूप से और अगर विचार करके इस विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए और अगर कदम उठाए जाएंगे, तो हम जो श्रमिकों के बारे में और कामगारों के बारे में इस विधेयक के माध्यम से चिंता कर रहे हैं, वो विधेयक हमारा ज्यादा प्रभावी बन सकेगा और कामगारों को उसका बेहतर ढंग से हम लाभ भी दे सकेंगे। आज सारे देश के कामगारों की जो दृष्टि है ना, बड़ी आशा भरी नजरों से, और मैं बाइंडर भी कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ परंपरा है कि हम विभिन्न संशोधन लाकर जो विधेयक लाते हैं, उनमें जो कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करके वो विधेयकों को अच्छे से अच्छे रूप में कर्मचारियों को अधिकार दिए जाएं, उनकी शिकायतों का निवारण किया जाए, इस बार विचार करते हैं। सभी बिंदुओं पर सम्यक रूप से गंभीरता से विचार करके और विधेयक को और भी अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप इसमें भी प्रयास कर सकते हैं और आप आगे बढ़ के आप कदम बढ़ा सकते हैं, सरकारी संशोधन ला सकते हैं, और इस सरकारी संशोधन को लाके इन सारी कमियों को दूर करके और इस विधेयक को औद्योगिक संबंधों की दृष्टि से एक बेहतर विधेयक बनाया जा सकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस संबंध में गंभीरता से विचार करेंगे और कामगारों के लिए उनको लाभ देने के लिए ये जो आप विधेयक लाए हैं वो प्रभावी रूप से काम कर सकेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। श्री शैलेंद्र कुमार। माननीय सभापति महोदय।